नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक बार फिर से बंगाल के चुनाव के विषय में बात करने जा रहे हैं। बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल तो है ही, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ रिलीफ नहीं मिल रही, हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ नहीं मिल रही, नीचे जुडिशल सिस्टम एसआईआर कर रहा है, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन लगातार वहाँ फेयर चुनाव करवाने के पीछे पड़ा हुआ है। बड़ी भारी तादाद में वहाँ पर स्टेट पुलिस के साथ साथ सेंट्रल पुलिस लगाई गई है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इतनी तैनात कर दी गई है कि स्टेट पुलिस वहाँ उनके मातहत आ जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल नया पैदा हो रहा है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने फिर से क्लैरिफाई किया है और दो तीन विषय। आईपैक का मामला हम सब जान रहे हैं कि वहाँ पर जब बंगाल में आईपैक के कार्यालय पर छापा मारा गया था तो ममता बनर्जी खुद पहुँच गई थी, लैपटॉप लेकर चली आई थी और गिरफ्तारियाँ भी नहीं होने दी थी। ईडी बनाम ममता बनर्जी वो ऑलरेडी चल रहा है, कोई बेंच सुन रही है, कह भी रही है कि वे ऐसे मुख्यमंत्री करेंगे तो कैसे चलेगा, ये तो एजेंसियाँ फिर काम ही नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था। अभी इस विषय पर एक नई अपडेट यह है कि आईपैक के एक डायरेक्टर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया ईडी ने आज ही। और दिल्ली से गिरफ्तार करते समय ईडी ने जब दिल्ली से गिरफ्तार किया तो उस समय ये हुआ कि भाई जो कोल माइंस का मामला है बंगाल में, उसमें बड़ा घोटाला, ईडी का बड़ा खुलासा। ममता बनर्जी सरकार आईपैक से काम करवा रही थी लेकिन उनको कैश शायद नहीं दे रही थी, उनको ठेके उठाकर दे रही थी। तो बड़े बड़े घोटालों का राज, इसलिए तो आईपैक पर छापा मारा था कि बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए, खासतौर से कोल घोटाले के विषय में। लेकिन ममता बनर्जी बचा कर ले गई। पर दिल्ली में कैसे? तो दिल्ली में गिरफ्तारी हो गई और दिल्ली में गिरफ्तारी होकर ईडी ने जो साहसिक कदम उठाया है ईडी ने, वो ईडी अपने आप में कह रही है कि नहीं भाई देखो, हम जो करने आए हैं वो हम करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। अब आईपैक के जो बंगाल कोल स्कैम के डायरेक्टर हैं विनेश चंदेल, उनको गिरफ्तार किया है और उनके डॉक्यूमेंट और ये वो जो भी ले जा सकते थे उनसे पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी केजरीवाल के, आपको याद होगा, विजय नायर के यहाँ छापे पड़े और बाकी लोगों के यहाँ छापे पड़े, वो जैन साहब के यहाँ छापे पड़े। कुल मिलाकर बंगाल में जब तक वो थे तब तक प्रोटेक्ट करके रखा था ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी भी कब तक प्रोटेक्ट कर सकती हैं? केवल तब तक ही जब तक बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, क्योंकि बंगाल में पूरी संभावना बन रही है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब जो सूचनाएं बंगाल से आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वहाँ सीएपीएफ की इतनी भारी तैनाती और जो सजा याफ्ता लोग थे या फिर जिनके ऊपर गैर जमानती केसेस हैं, उनकी सबकी गिरफ्तारियां, उनको थाने में उपस्थित होना, उनकी प्रेजेंटेशन लगवाना, उनको जेल भेजना, उनकी जो सिक्योरिटी है वो वापस ले लेना, पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले लेना, क्योंकि 7 जजेस की गिरफ्तारी हॉस्टेज बना लिया गया था और पुलिस जो है वो नेताओं के साथ खड़ी हुई है जिनके ऊपर गैर जमानती केसेस हैं, तो उनके साथ खड़ी हुई। तो तब इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, और पूरी बंगाल की मशीनरी बदल ही दी है, डीजीपी से लेकर और नीचे तक सारे बदल दिए हैं। अब जो कोई जहाँ कहीं भी जरा सी छोटी सी घटना हो रही है, जैसे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के अलावा वहाँ कार्यक्रम कर रही तो मुसलमान हमले कर देते हैं या फिर वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता हमले कर देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, उन सब जगहों पर पुलिस को निपटा रही है इलेक्शन कमीशन। कह रही तुम्हारे थाना क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाई, आपके रहते हुए कैसे पत्थर चल गए, आपके रहते हुए कैसे। इस बार पिछले 50 साल के इतिहास में, या 30-40 साल तो मान ही लीजिए, 50 साल के इतिहास में बंगाल में चुनाव से पहले की सबसे कम घटनाएं इस समय हो रही हैं। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता घर घर जाकर ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम अभी सीएपीएफ तुमको बचा लेगी, चुनाव के बाद क्या होगा। तब ज्ञानेश कुमार जी को कहना पड़ा कि 500 कंपनियां हम चुनाव के बाद भी वहां छोड़कर रखेंगे और तब तक छोड़कर रखेंगे जब तक स्टेट नॉर्मल नहीं हो जाता। गृह मंत्रालय ने इस बात पर सहमति जताई है कि जब तक स्टेट नॉर्मल नहीं हो जाएगा चुनाव के बाद, तब तक 500 कंपनियां वहां पर पड़ी रहेंगी। यानी कि चुनाव से पहले की हिंसा तो रोक ही ली है सीएपीएफ ने, चुनाव के बाद भी हिंसा नहीं होने देंगे ऐसा। चीफ जस्टिस को भी अब सबल कहां से मिलता है, चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की कंप्लीट डिसऑर्डर चल रहा है।
और ये बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे जजेस जो एसआईआर करने के लिए हमने भेजे हैं उनको भी होस्टेज बनाकर रखा गया और होस्टेज बना लिया गया, और सरकार के गृह सचिव और ये वो और मंत्री रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ममता बनर्जी इससे ये सबक देना चाह रही थी कि भाई हमारी सरकार तो है लेकिन पावर तो इलेक्शन कमीशन के पास है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अरे फिर इस्तीफा दे दो, कहो कि भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन ही संभाल ले, राष्ट्रपति शासन लग जाए, वो चुनाव जो है वो राष्ट्रपति शासन में हो जाए, बात ही खत्म हो जाएगी, क्यों बैठी हैं वहाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो फिर से आए। अब की बार बड़ा मामला था। बड़ा मामला ये था कि 93 लाख वोटर, आप सोचो कि जहां पर 76 लाख वोटर हो, केवल 7.6 मिलियन वोटर हो, वहां पर 9 मिलियन से ज्यादा वोट एसआईआर में निकल जाए। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसमें 2/3 तो ऐसे थे जो या तो मर चुके हैं या माइग्रेट कर चुके हैं, बाकी बचते हैं 27-28 लाख। अब ये 28 लाख का डेटा है। आप सोचिए कि 7.6 मिलियन में से 9.3 मिलियन अगर कम किए जाते हैं तो ये लगभग 12% बनता है, 12% बनता है स्टेट का। और इस बार के चुनाव का प्रकरण यह है कि 2-3-4% से ही ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है, कुछ 1-2 सीटें ऊपर नीचे दिख रही हैं, और वो भी हिडन वोट, जो ममता से डरता है या खुलकर बोलता नहीं, वो हिडन वोट अभी कुछ बोल नहीं रहा है, ये केवल वो बोल रहे हैं जो बड़ बोले हैं। अब इधर से भी खुली बात करने लगे हैं उनके खिलाफ। तो सवाल ये जो रास्ता है वो ये बता रहा है कि अब ममता बनर्जी का जो राज्य में प्रशासन का अंत है वो अंत हो रहा है, वो जल्दी अंत होगा। और इसके बाद जो खुलासे होंगे, इसके बाद जो ईडी और सीबीआई और उनके जो इन्वेस्टिगेशन होंगे, उनके घोटालों की बातें निकलेंगी, सीबीआई का दायरा वहां बढ़ेगा, तब देखिएगा कितना खजाना निकलता है लालू प्रसाद की तरह। लालू प्रसाद यादव के केसेस में सरकार बदलने के बाद वहां जो हुआ तांडव, वैसा ही कुछ बंगाल में होने वाला है। इवन बंगाल में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो सकता है, यह भी संभावना है, क्योंकि लालू से ज्यादा बड़ी खिलाड़ी निकली ममता बनर्जी इन मामलों में। सुप्रीम कोर्ट वो आए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा साहब 9.3 बिलियन वोटर काट दिया गया है, यानी कि 12% वोटर काट दिया गया है। और आप समझिए कि कम से कम जिसका एक कैंडिडेट आया उसने कहा साहब मेरा नाम, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो हर तरीका अपना रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस बागची बंगाल से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप मुझे बताओ, अगर 2% का मार्जिन होता है चुनाव में तब तो समझ में आता है कि भाई हम कुछ एक्शन लें, कुछ रिएक्ट करें, लेकिन 15%, 12% लोग वोट एक्स्ट्रा पड़ जाए, वो फर्जी वोट पड़ जाए, या फिर 15% वोट कम पड़ जाए, तो चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाता है। अगर 15% लोगों के नाम काट दिए जाएंगे या फिर 15% लोगों की जबरदस्ती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि भारत के नागरिक नहीं, जिनका वोट वहां नहीं होना चाहिए, तो ये तो नागरिकता को लेकर, यानी कि वोटर को लेकर, ये तो फिर फेयर चुनाव ही नहीं हो पाएगा। डेमोक्रेसी तो ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब सब लोग वोट डालेंगे, और जो पुअर है, जो गरीब है, जिसको वोट वैसा है ऐसा है, वो सब वोट डालें, और जो फर्जी वोट हैं वो वोट निकलें। इसलिए हम यहां बैठे हैं कि किसी का नाम कटेगा नहीं, और कोई जबरदस्ती जो भारत का नागरिक नहीं है, इन्फिल्ट्रेटर है, उसका वोट वहां पड़ेगा नहीं। हम इसलिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा भाई आप रोज हमारे यहां क्यों चले आते हैं, जब वहां 19 ट्रिब्यूनल बिठाए गए हैं, और वो भी सीनियर हाई कोर्ट जजेस के हैं, सीनियर मतलब रिटायर्ड जजेस वहां बिठाए गए हैं। तो आपकी अगर कोई ग्रीवांस है ये 93 लाख लोगों की, तो वो ग्रीवांस आप उनके पास बताइए, आप उनसे डिसाइड करवे। अब उनका कहना है कि साहब ये हो नहीं पाएगा 8 अप्रैल तक, वो अगली तारीख तक, मतलब चुनाव से पहले हो नहीं पाएगा, इसलिए आप पुरानी वाली लिस्ट जारी कर दें। ऑनरेबल जस्टिस बागची ने फिर क्लियर किया, उन्होंने कहा देखो भाई पुरानी लिस्ट तो नहीं हो सकती, आप ये मान लीजिए ओवरबर्डन है, चुनाव आयोग को आपने डिस्ट्रस्ट दिखा दिया, चुनाव आयोग के पास मशीनरी होती, चुनाव आयोग का डिस्ट्रस्ट है, अब हमारे जजेस कर रहे हैं, जजेस के ऊपर ओवरबर्डन है, लोड है। अगर वो 70% भी सही कर लेते हैं, मतलब आप, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी ईमानदारी से कहा, अगर उनका एक्यूरेसी रेट 70% भी आता है तो भी हम मानेंगे बहुत बड़ा काम हुआ है। अब 70% एक्यूरेसी का मतलब तो यह हो जाता है कि लगभग 2 करोड़ वोट पर फर्क पड़ेगा।
क्योंकि 7.5 करोड़ वोट है, 2 करोड़ वोट पर फर्क पड़ सकता है अगर 30% भी यहां सही नहीं होता। तो एक एनोमली नई क्रिएट हो रही। अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अवसर मिल गया, उन्होंने एक सेमिनार कर डाला। कुछ सेमिनार करने वाले देश में होते हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई भाजपा वहां सब करवा रही है और नॉन मुस्लिम के लिए, मतलब नॉन जो मुस्लिम है उसको वो देश में देखना ही नहीं चाहते। ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं पाएंगे, बदल नहीं सकते, लेकिन ये मुसलमान को देखना नहीं चाहते। इस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के पीछे से ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रशांत भूषण को तो हम जानते ही हैं, 370 जम्मू कश्मीर अलग देश बनेगा, उसमें प्रीविसाइड करवा ली जाए और ये करवा ली जाए, प्रशांत भूषण के स्टेटमेंट थे। और प्रशांत भूषण को इस बात को लेकर कुछ नागरिक उनसे खफा भी हो गए थे, उनके चैम्बर में घुस गए थे, कुछ उन्होंने हाथापाई भी कर दी थी। मतलब भारत नहीं सुनना चाहता आज की तारीख में ऐसी कोई स्टेटमेंट कि आप ये कहें कि बांग्लादेशियों का वोट पढ़कर रहेगा। अब वहां जो बात चल रही है, तो ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि 2% का मार्जिन अगर है जीत और हार में, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम 2%, चूंकि ये थोड़ा गड़बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा मार्जिन है तो फिर हो जाएगा। और 70% भी अगर एसआईआर सही हो जाता है तो भी एक आध एरर रह जाते हैं तो उसके आधार पर पूरा एसआईआर कैंसिल नहीं किया जा सकता, पुरानी वाली सूची लागू नहीं की जा सकती। एसआईआर तो होकर रहेगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन वहां की मुख्य समस्या है, इसलिए एसआईआर सारे देश में हो रहा है, तुम्हारे यहां नहीं, क्यों नहीं हो रहा ये पता नहीं। एक चीज और सुप्रीम कोर्ट में आई, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में, मतलब इसी अदालत में अश्विनी उपाध्याय की एक पिटीशन आई। उन्होंने कहा कि साहब ये सब क्यों चक्कर है एसआईआर का, आपके पास आधार है, आधार ही बेस बना दीजिए और आधार बेस बनाकर बायोमेट्रिक कर दीजिए। बायोमेट्रिक से मतलब है जो वोट डालने जाएगा उसमें बायोमेट्रिक वो कर दीजिए, वोटर मशीन में, वोटिंग मशीन में बायोमेट्रिक लगा दीजिए, यानी कि वो अपना वोट दबाएगा अपने हाथ से, अगर उसका वोट होगा तो क्रॉस वेरीफाई होगा तभी पढ़ पाएगा, और दूसरी बात है कि वो ऑटोमेटिकली मशीन पर चढ़ जाएगा। इसके साथ आई बायोमेट्रिक भी ले लीजिए, रेटिना ले लीजिए। अगर रेटिना आप ले लेते हैं तो फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा, फर्जी असली कौन है। अब जितना कंसंट्रेशन करना है वो आधार पर करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बात पसंद आई और उन्होंने केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। तो ये संभव है कि अगर इस मामले में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये जो चक्कर है वो सब खत्म हो जाएगा, वोटर लिस्ट का ही चक्कर खत्म हो जाएगा। जब आपके पास आधार कार्ड है वहां जाइए, आधार जहां का आधार होगा, आधार पर जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली वोट बन जाएगा, वही आपका वोटर आईडी भी होगा और वो ही बायोमेट्रिक जैसे बैंक में लेता है वैसे बायोमेट्रिक लेगा, तो नकली आधार का भी चक्कर खत्म हो जाएगा। अब जितना काम करना है वो आधार पर करना है। आधार नागरिकों के लिए बना लीजिए कि आधार नागरिकता का प्रमाण बन जाएगा, तो आप एसआईआर को उसी स्टेज पर उसी श्रेणी से कर लीजिए। मुझे भी उनकी बात में बहुत जान लगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लगा, इसलिए नोटिस हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा काम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी हम नोटिस करते हैं और राय लेते हैं। मैं समझता हूं कि भविष्य में अब जो इसकी बीबीपीएटी के बाद जो नई स्टेज है वो स्टेज है बायोमेट्रिक, और अब गृह मंत्रालय को कुछ नहीं करना, इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म। इलेक्शन रोल मतलब एसआईआर का रोल खत्म, केवल जिसको भी करना है वो आधार पर काम करना है, और आधार पर गृह मंत्रालय चश्मा लगाकर देख ले भाई नागरिक हो कि नहीं हो, आधार किस आधार पर, आधार का रिव्यू कर ले। मैं समझता हूं कि सारी समस्याओं का हल इसमें होने वाला है। अब इस बात पर प्रशांत भूषण और बाकी ने जो किया सेमिनार, उसमें वो कह रहे कल को आप आधार भी नहीं मानोगे। आज आप कह रहे हो कि इनकी एसआईआर करवा लो, कल आप कहोगे आधार डुप्लीकेट है। ये योगेंद्र यादव ने कहा, अरे भाई देश में सारे संसार के देशों में रजिस्टर होता है नेशनल, सबकी नागरिकता ग्रीन, किसी का ग्रीन कार्ड, किसी का ये कार्ड, किसी का वो कार्ड, सबका कार्ड होता है। भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में 47 में गए लोग जो बंटवारा हो गया, वो लोग भारत में क्यों रहेंगे? वो भारत में वोट क्यों डालेंगे? भारत में आपको रहने के लिए दिया गया है तो कुछ लोग रह सकते हैं, लेकिन वोटर क्यों है? वोट नहीं हो सकता ना उनका, वोट तो उनका वहां होना चाहिए जहां उनको जाना चाहिए था। वो निर्णायक भूमिका में कैसे भारत में आ जाएंगे? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ऑनरेबल जस्टिस बागची ने जो किया, आई पैक के ये इनको गिरफ्तार किया गया है, विनेश चंदेल को,
और उनसे डिटेल निकल रही। अब इस बात का रिएक्शन उधर टीएमसी को होना स्वाभाविक है। टीएमसी की तरफ से बयान आया कि इलेक्शन से जस्ट 10 दिन पहले गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब विनेश चंदेल से अगर कुछ मिल जाता है तो ये बड़ी न्यूज बनेगी। अब वो चाहते हैं कि आप ईडी को भी रोक दीजिए बंगाल में, सीबीआई को भी रोक दीजिए बंगाल में। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी फुल फ्लैश बैठी हुई थी तब तक तो वो ये कर ही रही थी, लेकिन आज की तारीख में पूरा बंगाल बैठा है इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में। और 500 कंपनियां बाद में भी छोड़ने का मतलब लोगों के मन से भय ये निकल जाना कि चुनाव के बाद भी वो सुरक्षित रह सकते हैं, चुनाव के बाद की हिंसा नहीं होगी। ये पहली बार है जब बंगाल में मिनिमम छोटी मोटी घटनाएं तो सब जगह होती हैं जो नहीं हुई चुनाव से पहले, और ये पहला बार होगा अगर चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होती है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को सैल्यूट, जीते कोई, ममता बनर्जी जीते या कोई और जीते, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो फ्री फ्लो इलेक्शन करवाने का काम है वो अपना बखूबी निभा रहे हैं। और मुझे लगता है भविष्य में अगर बायोमेट्रिक हो जाता है सारा सिस्टम तो बात ही खत्म हो जाएगी। बायोमेट्रिक का मतलब है सारी मशीनों को दे दीजिए, आप दिल्ली में बैठे हैं, बंगाल में आपका वोट है, वोट जिस दिन पड़ रहा है यहाँ पर डाल दीजिए, आपका अंगूठा लेते ही वहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का आपका वोट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाएगा। झंझट खत्म, कि आना है कि जाना है कि माइग्रेट है कि अपग्रेड है कि ये कहाँ से आए, ये कहाँ जा रहे हैं, इनका वोट कहाँ है, ये रहते कहाँ। जहां आपका आधार का एड्रेस होगा वहां पर आपका वोट पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल राशन कार्ड का बायोमेट्रिक लेते हैं, आप देश के किसी भी कोने में हो, राशन कार्ड का बायोमेट्रिक आपका लगता है और वहां आपको राशन मिल जाता है, तो वोट क्यों नहीं वहां पड़ सकता। मैं समझता हूं कि ये उन लोगों को भी लाभ देगा जिनको बंगाल के चुनाव में डर है कि हमारी मारपीट होगी, हम क्या करें। वो बंगाल से बाहर रहें, बिहार में वोट डालें, रहें यहां पर और यहां से बायोमेट्रिक, और देश भर में जहां कहीं भी रहते हैं वहां से बायोमेट्रिक वोट डलवाएं। गजब की बात है। मैं समझता हूं कि ये रिफॉर्म दुनिया में सबसे पहला और बड़ा रिफॉर्म भारत में होगा, जिसकी उपलब्धि के लिए अश्विनी उपाध्याय जी को, और मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन अगर इसको इंप्लीमेंट करता है और आज की मोदी सरकार कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें संजीदा है, मैं समझता हूं कि इसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।